हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, बहुत बढ़िया होंगे, अपने घरों पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आप लगातार बच्चों वीडियोस देखते जाएं और इस चैनल को सपोर्ट करें। आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट मैं करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल वर्थ है, इससे आपका ट्यूशन बच रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए बच्चों, क्योंकि इस समय आपके सपोर्ट की मैक्सिमम आवश्यकता है। आप बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर 1000 सब्सक्राइबर हो गए, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पैसा आना लगेगा। आपको एक चीज़ फैक्ट बताता हूँ यूट्यूब का बच्चों, ये शायद आपको नहीं पता होगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, मेरे को पता है। जब मैं कभी पढ़ाई करता था यूट्यूब से, तब मेरे को भी ऐसा लगता था कि पता नहीं यूट्यूब कितना पैसा देता है। तो एक फैक्ट बताता हूँ बच्चों, यूट्यूब जो है वो जब आपको अमाउंट पे करता है तो उसका 45% एज ए टैक्स एंड अदर चीज़ों में खुद रखता है। मतलब जो ऐड दिखाए जाएंगे इस चैनल पे कभी, अभी तो नहीं, चांसेस कम है, कभी अगर दिखाए जाएंगे तो वो जो ऐड वाला जितना पैसा यूट्यूब को दे रहा है, यूट्यूब क्रिएटर को सिर्फ और सिर्फ उसका 55% देता है, 45% अपने पास में रखता है। कह सकते हैं कि सिर्फ आधा पैसा ही मिलता है। दूसरा, ये क्राइटेरिया तब है बच्चों जब आपके पास में नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स और नंबर ऑफ़ व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी अपना चैनल सिर्फ मोनेटाइज हुआ है, मोनेटाइज होने का अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा, लेकिन मेरे को पता है सितंबर तक ये अक्टूबर तक कंप्लीट होते होते ये हो ही जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा अक्टूबर में। तो लेकिन मोनेटाइज होने का मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब आपको पे करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। मोनेटाइज होने का मतलब ये है कि हाँ, अब चांसेस है, अगर यूट्यूब को लगता है कि हाँ इस चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं तो वो आपको ऐड प्रोवाइड करवा सकता है। वो यूट्यूब के एल्गोरिथम है कि वो कैसे प्रोवाइड करवाता है, लेकिन वो प्रोवाइड करवा सकता है। और जब इस चैनल में सब्सक्राइबर्स मिलियंस में होंगे, ये बात ध्यान में रखना, मैं थाउजेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जब इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स मिलियंस में होंगे ना, 1 मिलियन के आसपास में पहुँचेगा, तो आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि पूरे 1.5 साल के अंदर कोई चैनल 1.5 लाख रुपए तक कमा पाता है। इसका एग्जाम्पल आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें उनका मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर है, 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन यूट्यूब उन्हें पे कितना कर रहा है, 1.24 लैक्स। 1 साल का बता रहा हूँ, 1 महीने का नहीं बता रहा हूँ, ये बातें ध्यान में रख लीजिएगा। और वो मिलियंस में भी सब्सक्राइबर किनके हुए हैं ये और बता देता हूँ। 1.5 साल के अंदर मिलियंस में सब्सक्राइबर या तो होते हैं किसी वीडियो जो कि वायरल होता है, किस तरीके का, कॉमेडी वीडियो जो होता है वो बहुत जल्दी, अमित बदाना आप सभी को पता है ना, आशीष चंचलानी बहुत देखते हो, ठीक है। तो ये इनका वीडियो आप पूरा भी देखते हो क्योंकि 15-20 मिनट का होता है, आप यूट्यूब पे चला लेते हो, ठीक है। और कॉमेडी वीडियो हर कोई देखने की कोशिश करता है, भाई कौन पढ़ेगा आज के टाइम पे, किसको अच्छा लगता है पढ़ना, नहीं लगता ना चलिए, तो कॉमेडी वीडियोस आप पूरा भी देखते हो, ठीक है, और इन पे हिट बहुत जल्दी आते हैं, तो इनका पैसा तो बहुत ज़्यादा है। वो तो मतलब वो छोड़ दीजिए, वो मतलब उनके ऊपर हिटिंग ही, मतलब एक वीडियो डालते हैं और वो ट्रेंडिंग के अंदर हो जाता है, मिलियंस में व्यू आ जाते हैं, तो उनको पैसा मिलता है। लेकिन कभी आपने एजुकेशनल वीडियो के ऊपर देखा है मिलियंस के अंदर व्यूज़ चले जाते हैं बहुत जल्दी? नए एजुकेशनल वीडियो, मतलब मेरे जैसे क्रिएटर के पास में जिसने अभी 5-6 महीने पहले ही अपना चैनल चालू किया है, मिलियंस में कभी व्यू नहीं जाएंगे, अभी तक तो नहीं जाएंगे। हाँ, आप सपोर्ट बहुत अच्छा करें तो हाँ, चांसेस हैं कि इन फ्यूचर ये मिलियंस के अंदर व्यूज़ आएँ, ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। ये शायद 1000, 2000, 3000, मेरे तो फर्स्ट जो वीडियो है ना उस पर 2500 वीडियो अभी कल परसों कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो जब उसके ऊपर 10,000 या फिर 1 लाख के आसपास व्यूज़ होंगे ना, तब जाके मैं बता रहा हूँ कि वो 1 साल के अंदर कितना कमा करके देगा। 1 से लेकर 1.5 लाख तक एक चैनल कमा के देता है वो 1 साल में। अब उस 1-1.5 साल में 1 से 1.5 लाख रुपए जो आपको मिलता है, जो मेरे को अभी 1.5-2 साल तक नहीं मिलने वाला है, ये निश्चित है, ठीक है, लेकिन वो जो मिलता है बच्चों, उसमें तो उस बंदे का अगले का खर्चा ही नहीं चला।
अब गौर कीजिए, मतलब पूरे 18 महीने लगा दिए जिस इंसान ने इस वीडियोस को लगातार डालने में, एडिटिंग करने में, बहुत सारा काम करने में, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो बनाना वो सिर्फ 1 घंटे का ही काम नहीं होता बच्चों। उसको फिर उसमें अगर आपको अपना नाम ऐड करना है, कुछ भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत भी काम करना है बच्चों, एडिटिंग के अंदर अंदर ही आपके 2 से 3 घंटे मिनिमम चले जाते हैं। फिर जो मेरी तरीके से यूज़ करते हैं, जिनके पास में डेटा पैक की कमी रहती है, 1.5 GB पर डे वाला प्लान ले रखा होता है जियो वाला, तो फिर वो कब देखते हैं, टाइमिंग देखते हैं कि रात को लगाते हैं, तो फिर वो हो जाएगा दिन भर में, है ना, वो अपलोड हो जाएगा। कई बार तो अपलोड कैंसिल हो जाता है, तो फिर बत्तियाँ गुल हो जाती हैं कि भाई साहब आज वीडियो नहीं जाने वाला है। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझिए बच्चों। बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस के अंदर लिमिटेशन आ जाती हैं, और जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो चैनल जो है उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा जैसा वो करना चाहता है। तो आपका सपोर्ट बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और बहुत सारे बच्चे मेरे को ये पूछते हैं कि सर आप कोर्स कब तक करवा देंगे। बच्चों, जिस तरीके का माहौल चल रहा है ना, मेरे हिसाब से अगर जो सिलेबस कट होकर के आता वो तो अपन कंप्लीट कर चुके होते हैं, लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे तो फिज़िक्स फर्स्ट जो है वो अपनी इस मंथ के एंड तक पूरे तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो भी जाएगी। मैं करवा दूंगा, 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ 7 चैप्टर ही बचेंगे, जो भी अपन बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे अगर आप सपोर्ट करोगे तो। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। चलिए, तो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि क्या लिमिटेशन है। तो आप समझिए कि YouTube जो पैसा देता है ना बच्चों, उससे नेट का खर्चा, बिजली का बिल, रूम का रेंट ये भी नहीं निकल पाता है। एजुकेशनल वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए तो फाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो मेरी तरीके से सिर्फ 12वीं का ही कंटेंट डाल रहा है ना, उनके लिए तो और भी ज़्यादा है। SSC और इनकी तैयारी कराने वालों के तो बहुत जल्दी चले जाते हैं सब्सक्राइबर। क्यों? क्योंकि सभी को नौकरी प्यारी होती है, इसलिए फिर सब लोग सब्सक्राइब करना है। एक बार एक जने सब्सक्राइब किया, वो 10 को और बताता है। लेकिन जो मेरी तरीके से 12वीं का कंटेंट ही डालता है ना, हर कोई लोग उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ आप हैं जो इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपको किस तरीके से सपोर्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ, मुझे सपोर्ट मिलेगा। और चलिए पढ़ना चालू करते हैं, टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। ऑलराइट, तो आज मैंने आपको बताया था कि थ्योरी के साथ में न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज सबसे पहले थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो हमें पढ़ना है। आज जो सबसे पहला टॉपिक बच्चों हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता को मापन करने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है और वो किस सिद्धांत पर काम करती है। देखिए, आप सभी को पता है, जब हम दिष्ट धारा या फिर ये नॉलेज के लिए है बच्चों, वोल्टता को नापते हैं, तो धारा को नापने के लिए तो हम यूज करते हैं बच्चों अमीटर, और वोल्टता को नापने के लिए यूज करते हैं बच्चों क्या, वोल्ट मीटर। और जब आप ये अमीटर और वोल्ट मीटर लैब में देखेंगे तो इन पर साफ साफ लिखा हुआ आता है डीसी अमीटर और डीसी वोल्ट मीटर। ठीक है, दिष्ट धारा को ज्ञात करने के लिए डीसी अमीटर का उपयोग किया जाता है और दिष्ट वोल्टता को ज्ञात करने के लिए डीसी वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ये बात ध्यान में रखना। ये भी इनका भी एक सिद्धांत है कि ये कौन से प्रभाव पर काम करते हैं। बच्चों, आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ रखा है और गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से अमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था ना बच्चों। ठीक है, तो वो 7वां चैप्टर था बच्चों, है ना। उसमें हमने ये भी बोला था कि ये जो युक्ति है वो विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, ये युक्तियाँ कौन से पे काम करती हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। कौन सी, डीसी अमीटर और डीसी वोल्टमीटर। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में देखो, आपने साइड में देखा होगा तो नाल चुंबकें थी, है ना, अवतलाकार चुंबकें थी N और S, और उसके बीच में एक क्या था, कुंडली रखा हुआ था नहीं था,
यही तो था। ठीक, तो हमने बोला कि विद्युत धारा उस कुंडली में गई तो फिर वो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, उस पर बलागुण कार्य करने लग जाता है। यही तो था। तो हम बोलते हैं कि डीसी अमीटर और डीसी वोल्टमीटर कौन से प्रभाव पर काम करते हैं, ये काम करते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, पूछता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर। क्वेश्चन क्या आता है, दिष्ट धारा एवं दिष्ट वोल्टता को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त यंत्र विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर कार्य करते हैं। आंसर है प्रयुक्त यंत्र तो हो गया मीटर और वोल्टमीटर, ठीक है, और वो कौन से प्रभाव पर काम करते हैं, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। क्लियर है, जो हमने लास्ट टाइम 7वें चैप्टर में डिस्कस किया था। अब क्या इन्हीं डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर से क्या दिष्ट धारा के साथ साथ प्रत्यावर्ती धारा को भी ज्ञात किया जा सकता है क्या, या प्रत्यावर्ती वोल्टता को भी ज्ञात किया जा सकता है क्या? तो थोड़ा सा समझना बच्चों। लेट सपोज करो ये प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा को ज्ञात करने के लिए हमने अमीटर लगाया, और ये अमीटर कैसा है, डीसी अमीटर है। कैसा अमीटर है ये, दिष्ट धारा वाला अमीटर, और इसके सिरों पर वोल्टता को ज्ञात करने के लिए हमने वोल्टमीटर लगाया। वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगेगा, और ये वाला कौन सा वोल्टमीटर है, आंसर है दिष्ट धारा वाला वोल्टमीटर है ना। अब हमने इस प्रतिरोध को जोड़ दिया एक प्रत्यावर्ती स्रोत से। देखो प्रत्यावर्ती स्रोत को कैसे प्रदर्शित करते हैं, पता चल रहा है। जबकि डीसी की बैटरी को कैसे, बैटरी ऐसे लगती है ना, ये डीसी हो गया, एक निश्चित मान की धारा प्रवाह देता है, ठीक। जबकि ये प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को ऐसा शो करते हैं। ये एसी हो गया, इसको बोलेंगे एसी सोर्स, एसी स्रोत या प्रत्यावर्ती स्रोत बोलेंगे इसे, ठीक है। तो अब ये बात ध्यान में रखना बच्चों, एक अंतर है इस सर्किट में और एक डीसी के सर्किट में। डीसी का सर्किट कैसा बनता, ऐसा प्रतिरोध होता, अमीटर लगता, वोल्टमीटर लगता, और बैटरी आप ऐसे लगाते हैं, और आप लगाते तो इसमें धारा की दिशा भी आप प्रदर्शित करते हैं। करते नहीं करते, करनी ही पड़ती, क्यों, क्योंकि इसमें एक निश्चित दिशा में धारा जाएगी, ठीक है। जबकि इसमें धारा धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र में बढ़ जाती है। तो एक बार धारा ऐसे और एक बार ऐसे, ठीक है, तो फिर निश्चित दिशा नहीं है, बार बार चेंज हो रही है चक्र के अकॉर्डिंग, ठीक। तो फिर इसमें धारा की दिशा धारा की दिशा प्रदर्शित नहीं करते, किस में, प्रत्यावर्ती परिपथों में। ये बात ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती परिपथ में कभी धारा की दिशा प्रदर्शित नहीं की जाती, ठीक है। अब समझना इस चीज को, मैं बोल रहा हूं कि अगर ये प्रत्यावर्ती परिपथ हो गया, इस प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता को नापने के लिए वोल्टमीटर और धारा को नापने के लिए अपने क्या लगा रखा है, अमीटर लगा रखा है, दोनों डीसी वाले हैं, ठीक है। तो फिर ये कितनी रीडिंग देंगे, ये कैसी रीडिंग देंगे, तो पहली बात है ये रीडिंग ही नहीं देंगे, इनकी रीडिंग आएगी 0। ये बात ध्यान रखना, क्यों 0 आएगी वो समझिएगा, इसका कारण समझिएगा। क्योंकि आप समझना, धारा ऐसे गई आधे चक्र में मान के चलता है यूं, तो ऐसे अगर धारा गई तो वोल्टमीटर का जो भाग था समझो बच्चों, वो एक बार तो मुड़ा यूं, विक्षेप यूं दिया, जम 3 वोल्ट, डायरेक्ट इधर आए, ठीक है। ऐसे ही इसका धारा गया, इसने भी विक्षेप दिखाया इस तरफ। अब धारा गई ऐसे यूं, ठीक है। अब ये विक्षेप डायरेक्ट कहाँ जाना चाहिए था, इस तरफ, और इस वाला इस तरफ। कंडीशन अप्लाइड जब यहाँ पर बीच में 0 हो, तो एक बार तो आता प्लस का 3 और एक बार जाता माइनस का 3। ऐसे ही इसमें जाता है, एक बार जाता प्लस का 1.5, इसमें आता है माइनस का 1.5। मान के चल रहा हूँ कि धारा इतनी बह रही होगी, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि कभी पॉइंटर इस तरफ, कभी पॉइंटर इस तरफ, कभी पॉइंटर इस तरफ, कभी पॉइंटर इस तरफ। क्यों, क्योंकि धारा की दिशा लगातार चेंज होती जा रही है, इसके कारण वोल्टता की दिशा भी लगातार क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो पॉइंटर कभी इस तरफ, फिर 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 इस तरफ, ऐसा करता जाएगा इस चक्कर के अंदर। इसकी फ्रिक्वेंसी कैसी, तो हम बोलते हैं, अगर हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो 50 हर्ट्ज। तो 1 सेकंड में 50 बार तो इस तरफ और 50 बार इस तरफ ऐसा करेगा। बताओ भाई, इतनी जल्दी कर पाएगा क्या कोई पॉइंटर, नहीं कर पाएगा।
चांस ही नहीं बैठ पाएंगे कि वो 1 सेकंड में 50 बार इधर आएगा और 50 बार इधर आएगा, नहीं आ सकता। पॉइंटर मैकेनिकल युक्ति है, नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जड़त्व का गुण अपनाएगी। जड़त्व के कारण वो पॉइंटर शून्य पे था, शून्य पे रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसे 50 बार इस तरफ जाना है, 50 बार इस तरफ जाना है, इससे अच्छा है वो 0 पे रह जाए। ठीक है, तो फिर ये बात ध्यान में रखना, ये दोनों युक्तियां ही कितना रीडिंग देगी, 0। लेकिन क्या धारा 0 थी, नहीं। क्या वोल्टेज शून्य था, नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा को नापने के लिए डिस्ट अमीटर लगा दिया जाए तो उसका पाठ्यांक क्या होगा, आंसर है 0। ठीक है, या फिर वोल्टा को नापने के लिए डिस्ट वोल्टमीटर लगा दिया जाए तो उसका पाठ्यांक क्या होगा, आंसर है 0। ध्यान में रखना। क्यों 0? क्योंकि जड़त्व के गुण के कारण वह जो संकेतक है वो अपनी साम्य अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करता है। ये रीजन ध्यान में रखिएगा। चलो मैं लिख ही देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। क्या भाई, यदि प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता को नापने के लिए डिस्ट अमीटर या वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाए तो उनका पाठ्यांक 0 प्राप्त होता है। ऐसा संकेतक के जड़त्व के गुण के कारण होता है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के ये तो निश्चित हो गया कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा को ज्ञात करने के लिए हम इन अमीटर या वोल्टमीटर का उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर कौन से का उपयोग करेंगे, तो हम बोलते हैं तप्त तार अमीटर या फिर तप्त तार वोल्टमीटर। कुल मिलाकर के तप्त तार मीटरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये कौन से प्रभाव पे काम करते हैं, ये भी पूछा जाता है। आंसर है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभावों पर। कौन से प्रभाव है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर काम करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास में वो ये है, क्या भाई, प्रत्यावर्ती धारा के मापन हेतु तप्त तार अमीटर का उपयोग किया जाता है। जो कि विद्युत धारा के कौन से प्रभाव है बच्चों, ध्यान में रखना है, ये ऊष्मीय, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या करता है, कार्य करता है। अगर ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं बच्चों,
तो देखो ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम बोलते हैं ऊष्मा इज इक्वल्स टू एच, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि या तो ये धारा के वर्ग में होगा या वोल्टता के वर्ग में होगा। क्लियर है ये बात। देखो ऊष्मीय प्रभाव कैसा है, तो हम बोलते हैं कि अगर जब हम ऊष्मा का फॉर्मूला पढ़ते हैं एच का, है ना, एच इज इक्वल्स टू क्या पढ़ते हो आप, आई स्क्वायर आर टी, या फिर आप इसको और क्या पढ़ते हो, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक, अब आप ये समझिए ये आरएमएस मान है, ये बात और ध्यान में रखना। चलो ये भी मैं लिखाता हूँ। और ये वाले जो अमीटर ना, तप्तार अमीटर, कौन से मान को ज्ञात करते हैं, हमेशा आरएमएस मान को ही ज्ञात करेंगे, पीक शिखर मान को ज्ञात नहीं करेंगे। हमेशा कोई भी प्रत्यावर्ती अमीटर या प्रत्यावर्ती वोल्टमीटर जो है, या फिर तप्ततार अमीटर या तप्तार वोल्टमीटर जो है, कभी भी उच्चतम मान को नहीं ज्ञात करेगा, शिखर मान को नहीं ज्ञात करेगा। कौन से मान को ज्ञात करेगा, वर्ग माध्य मूल मान को ज्ञात करेगा। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा में या वोल्टा में हमेशा वर्ग माध्य मूल मान ही ज्ञात कर सकती हैं युक्तियाँ, पीक मान नहीं ज्ञात करती हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये हमेशा वर्गों के समानुपाती है। ठीक, तो अब अगर मेरे को 1 एम्पियर धारा मापनी हो, फिर 2 एम्पियर धारा मापनी हो, और फिर 3 एम्पियर धारा मापनी हो, तो फिर अमीटर के अंदर ये पॉइंटर होगा 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, ऐसा संकेत लगा हुआ होगा। ठीक, तो क्या उनके बीच की दूरी भी बराबर होगी क्या? मेरी बात को समझना इस चीज़ को, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं डीसी अमीटर की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं डीसी अमीटर। जब आप इसे देखते हैं ना बच्चों, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 3 एम्पियर लिखी हुई है। ठीक है, और जितनी दूरी इन दोनों के बीच में है, लेट्स सपोज करो x, तो उतनी की उतनी दूरी इन दोनों के बीच में भी होगी, और उतनी की उतनी दूरी इन दोनों के बीच में भी होगी। मतलब सभी के बीच में x x x x दूरी होगी। अगर ये कौन सा अमीटर है, डीसी अमीटर या फिर डीसी वोल्टमीटर होता तो। ठीक है, अब अगर हम एसी अमीटर की बात करते हैं और उसमें लिखा हुआ है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो क्या एसी अमीटर में भी ऐसे ही लिखा जा सकता है क्या? यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लिखा जा सकता है क्या? आंसर है नहीं। एसी अमीटर के अंदर ऐसा नहीं होता। एसी अमीटर कैसे होंगे? उनके अंदर ये कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर 1 है ना, तो फिर 2 की रीडिंग क्या होगी, तो वर्ग पे चलो, 2 का वर्ग कितना, 4 गुना। तो अगर पहले इन दोनों के बीच में x दूरी थी, तो 1 और 2 के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, 4 गुना होनी चाहिए। तो मतलब 1 और 2 के बीच में ये दूरी कितनी होगी, 4x होगी, वर्ग के समानुपाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमेशा आरएमएस मान को नापेंगे, और हीटिंग इफेक्ट में आईआरएमएस तो एक बार में नहीं ज्ञात होगा, उसका वर्ग ज्ञात होगा, फिर उसके बाद में हम उसे कम करने की कोशिश करते हैं। तो इनके बीच की दूरी जो है ना, वो कैसी होगी, वर्ग में चलेगी। फिर 2 से 3 के बीच की दूरी कितनी होगी, आंसर है 9x। ठीक है, तो यहाँ पर तो अगर दूरियों का अनुपात देखें 0 से 1 के बीच में, या 1 से 2 के बीच में, और 2 से 3 के बीच में अगर दूरियों का अनुपात देखा जाए तो वो 1:1:1 बैठता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर दूरियों का अनुपात देखा जाए किसके बीच में, 1, 2 और 3 के बीच में, तो ये कैसा होगा, तो हम बोलेंगे पहली का x, दूसरी का 4x और फिर 9x, 1:4:9 वर्गों के अनुपात में चलता है। ऐसा ध्यान में रखना। तो इनका जो पैमाना है वो रेखिक नहीं होता बच्चों। या फिर आप इसे ऐसा भी मान, चलो
ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ मैं, आप सिंपल सा इतना समझिए। ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर काम करता है पहला। फिर और चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि प्रत्यावर्ती अमीटर अथवा वोल्टमीटर। प्रत्यावर्ती अमीटर अथवा वोल्टमीटर मतलब तपतार अमीटर या फिर तपतार वोल्टमीटर सदैव वर्ग माध्य मूल मान ही ज्ञात करते हैं। एवं तप्त तार मीटरों का पैमाना रैखिक नहीं होता, अर्थात 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर पाठ्यांकों के मध्य दूरियों का अनुपात क्या होगा भाई? इनके वर्गों के अनुपात में होगा। इसका मतलब 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 9 का अनुपात होगा। ये बात ध्यान रखना। पैमाना क्या है? रेखिक नहीं चल रहा। पहले x, फिर 4x, फिर 9x, फिर 16x ऐसा चलेगा। मतलब 1 और 2 के बीच में कम दूरी थी, 2 और 3 के बीच में ज़्यादा हुई, 3 और 4 के बीच में और भी ज़्यादा हो गई, है ना। हर बार दूरी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये चीज़ थी, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके अंदर मेन भाग क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये ध्यान में रखना है कि दिष्ट धारा अमीटर जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा अमीटर या तप्त तार अमीटर जो है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इस चीज़ को आप सदैव ध्यान में रखेंगे। सबसे मेन बात तो ये तो इसको गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यावर्ती धारा के गुण एवं इसकी हानियां या फिर कमियां। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के लाभ या फिर प्रत्यावर्ती धारा के गुणों की बात करते हैं कि ये हमारे लिए कैसे बढ़िया है। प्रत्यावर्ती धारा के गुण या फिर आप लाभ लिख सकते हैं। सबसे पहला लाभ बच्चों इसका, प्रत्यावर्ती धारा को बच्चों आप देखोगे तो हमारे घरों के बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है ना। और वो क्या करता है तो आप देखेंगे कि 11 kV की लाइन को 220 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, या फिर 1 kV की लाइन को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये डिपेंड करता है कि वो ट्रांसफार्मर कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो हमें ये पता है कि प्रत्यावर्ती धारा को उसके उच्च मान से निम्न मान में आसानी से क्या किया जा सकता है? कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से निम्न मान से उच्च मान में भी आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। किसकी सहायता से? ट्रांसफार्मर की सहायता से, ठीक है। और ये काम करने के लिए बच्चों ज़्यादा ऊष्मा हानि नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखना। दूसरा, इसी के अंदर अगर मैं बात जोड़ूं तो हम प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूरस्थ स्थानों तक आसानी से एवं कम ऊर्जा व्यय के साथ में भेज सकते हैं। आपको पता हो बच्चों, ये जो सप्लाई लाइन जारी होती है ना आपके घरों के बाहर से, या फिर लेट सपोज करो कोटा से जयपुर जो आ रही होगी, या फिर जयपुर से अदर सीकर जो जा रही होगी, या फिर
बहुत अलग अलग जगह, राजस्थान से मध्य प्रदेश जो जा रही होगी, मध्य प्रदेश से यूपी जो जा रही होगी, इन ये जो सप्लाई लाइन है ना, ये सप्लाई लाइन में एसी बहती है या डीसी बहती है? ध्यान में रखिएगा, एसी, प्रत्यावर्ती धारा बहती है। प्रत्यावर्ती धारा का ही क्यों उपयोग किया हमने, प्रत्यावर्ती ही क्यों यूज़ किया, हम डीसी का उपयोग क्यों नहीं कर रहे? इसका रीज़न है, क्या रीज़न है कि प्रत्यावर्ती धारा को बिना या फिर अत्यल्प ऊर्जा हास के साथ में दूरस्थ स्थानों पर भेजा जा सकता है। इसमें लॉस जो है ना वो मिनिमम होते हैं, जबकि डीसी में लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ये बात ध्यान में रखना, दिष्ट धारा में लॉस जो है, ऊष्मा का जो हास है या ऊर्जा का जो हास है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा ज़्यादा इफेक्टिव है या ज़्यादा अच्छी है किसकी तुलना में? दिष्ट धारा की तुलना में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, प्रत्यावर्ती धारा को इसके निम्न मान से उच्च मानों में एवं उच्च मानों से निम्न मानों में ट्रांसफार्मर की सहायता से आसानी से बदला जा सकता है। आसानी से बदला जा सकता है तथा इसका संचरण दूरस्थ स्थानों तक अत्यल्प ऊर्जा हास करके संभव होता है। अत्यल्प ऊर्जा हास के साथ में इससे दूरस्थ स्थानों तक क्या किया जा सकता है? संचरित किया जा सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, और ये बात ध्यान में रखना, हम उच्च वोल्टता पर ही क्या करते हैं? इसको संचरित करते हैं। इस चीज़ को सदैव ध्यान रखिएगा। जब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर धारा को ट्रांसमिट करना है तो कभी निम्न वोल्टता का उपयोग नहीं किया जाता। कौन सी वोल्टता का उपयोग किया जाता है? उच्च वोल्टता का। इसे आप ऐसा भी तो समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल है ना, हमारे घर के बाहर या फिर आप देखोगे जो बड़ी जो तार जाती है ना, जिसे हम हाई टेंशन लाइन बोलते हैं, अरे ऐसे ही बोलते हैं ना हाई टेंशन लाइन, ये क्या होती है? 33 kV की 11 kV की होती है बच्चों। उच्च वोल्टता है नहीं है, 33,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट, ये उच्च वोल्टता बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, हाई टेंशन लाइन के अंदर वोल्टता हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का संचरण उच्च वोल्टता पर ही किया जाता है। उच्च वोल्टता पर क्यों? क्योंकि ऊर्जा हास न्यूनतम होता है। ये बात और ध्यान में रखें, क्यों? क्योंकि ऊर्जा हास न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में इसका दूसरा लाभ समझिए। ये जो प्रत्यावर्ती धारा है ना बच्चों, इसे आसानी से दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। मैंने आपको चलो नहीं बताया है तो बताता हूँ, समझिए। लेट सपोज करो कि ये आपके घर का बोर्ड है ना, और इस बोर्ड के अंदर कोई 3 पिन है और कोई 2 पिन है लगी होती है, और उसके साथ में ऐसे स्विच लगे हुए होते हैं। लेट सपोज करो 3 पिन से या 2 पिन से कोई सप्लाई जा रही है, तो ये जो 2 पिन से कोई सप्लाई जा रही है ये तो है एसी। ठीक है, मतलब इस 2 पिन में आपने अपने फ़ोन का चार्जर कनेक्ट कर रखा है, ये लगा दिया, तो वो जो चार्जर में जो सप्लाई आ रही है वो क्या है? एसी है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ वो चार्जर है, ये चार्जर। फिर चार्जर से जो वायर निकल रहा है ना, इसमें जा रही है डीसी।
मतलब वो छोटा सा चार्जर, इतना सा चार्जर 220 वोल्ट को आसानी से किस में कन्वर्ट कर रहा है, कम भी कर रहा है, कम मान में कन्वर्ट करता है चार्जर। ये बात ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि आपका फ़ोन जो है वो 5 वोल्ट पे काम कर जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वोल्ट पे काम कर रहा होगा, ठीक है। तो 220 वोल्ट को 10 वोल्ट या 5 वोल्ट में भी कन्वर्ट करता है, और उसके साथ में किस में, डीसी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत छोटी सी युक्ति चाहिए उसके लिए, बहुत ही छोटी सी युक्ति चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत आसान काम है, और ये जो युक्ति इसमें लगी हुई होती है जो कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करती है, वो युक्ति है बच्चों दिष्टकारी। उसको क्या बोलते हैं, दिष्टकारी। 16वें चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टकारी की सहायता से आसानी से किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, दिष्ट धारा में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो भी अत्यल्प खर्चे पर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टकारी, रेक्टिफायर बोलते हैं अंग्रेजी में, दिष्टकारी की सहायता से आसानी से दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। एग्जाम में 2 ही लिखने होते हैं और 2 मैं आपको बता चुका। एक तीसरा और देख लीजिए। ये तो हो गया बेसिक सी बात है, हमें ट्रांसफार्मर के बारे में और दिष्टकारी के बारे में पता ही होता है। हमारे घरों में जो बच्चों मोटर लगी हुई होती है या फिर जो जनरेटर हम यूज़ करते हैं, वो अगर प्रत्यावर्ती धारा पर काम कर रहे हैं तो फिर वो ज़्यादा दृढ़ है। ज़्यादा दृढ़ है इसका मतलब वो लंबे अरसे तक कम खर्चे पर, कम मेंटेनेंस पर काम कर सकते हैं। किसकी तुलना में, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की तुलना में। ये बात ध्यान में रखना। आप ये भी कह सकते हैं कि एक प्रत्यावर्ती मोटर के अंदर हम, देखो आपने फेज पढ़े होंगे, सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज। तो एसी की क्या खास बात है, जितना खर्चा एक फेज सप्लाई को जनरेट करने में आता है, उतने ही खर्चे में 3 फेज सप्लाई भी एसी जनरेट कर सकता है, ठीक है। मतलब एसी की जो युक्तियां हैं वो सिंगल फेज को बनाने में जितना खर्च करती हैं, उतने ही खर्च में वो 3 फेज भी बना सकती हैं, उतने ही खर्च में, ठीक है। इसका मतलब हम आसानी से प्रत्यावर्ती धारा के श्रेष्ठता को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें कोई ज़्यादा या एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये खास बात है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा पर काम करने वाले युक्तियां जैसे मोटर, जनित्र को जनरेटर बोल सकते हैं अपन, जनित्र आदि अधिक दक्ष एवं क्या होती हैं बच्चों, सुदृढ़ होती हैं, ठीक है। तो ये थी खास बात या फिर लाभ किसके बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा के, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ने हैं, इसकी हानियां पढ़नी है, इसके ड्रॉबैक क्या है या लिमिटेशन क्या है हमारे लिए। तो बहुत सिंपल है ये चीज़। तो बच्चों जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो नोट्स शुरुआत में मुझे
मेरे स्टूडेंट मनीष रुंडला ने भेजे थे, और उसके बाद में राजल यादव ने, अभी जो मैं नोट्स जो भेज रहा हूँ वो राजल यादव के नोट्स हैं। शी इज़ द टॉपर, उसके 100 आउट ऑफ 100 आए थे। मनीष रुंडला के भी 100 आउट ऑफ 100 ही आए हैं फिज़िक्स के अंदर। तो ये ध्यान में रखो कि उन बच्चों के कारण मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। से थैंक्स टू राजल एंड मनीष रुंडला, जिनके कारण मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि उन नोट्स को फ़ोटो खींचना, PDF में कन्वर्ट करना, इतना टाइम है ना बच्चों, हर कोई नहीं निकालता है। तो से थैंक्स टू दोस्त टू, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हानियों की। क्या भाई हानियाँ क्या क्या है? तो सबसे पहली हानि जो है, AC ज़्यादा खतरनाक है DC की तुलना में। क्यों भाई? क्योंकि जब हम 220 वोल्ट DC की बात करते हैं तो उसका मान 220 वोल्ट ही होता है, लेकिन अगर 220 वोल्ट AC की बात करें, प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती वोल्ट 220 वोल्ट है, तो उसका मतलब उसका पीक मान, उसका अधिकतम मान कितना है? 311। ठीक है, तो झटका में 220 का नहीं लगता, कितने का लगता है? 311 का लगता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, बताया था नहीं बताया था? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। वास्तविकता में प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। मैं लिख देता हूं, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। क्यों होती है इसका कारण बता दिया। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में वो प्रत्यावर्ती धारा वर्ग माध्य मूल मान है, जिसका शिखर मान √2 गुना होता है ना। वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है। क्योंकि मैं लिख देता हूं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान उसके RMS वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है। ठीक है, दूसरा समझिए। अब अगर आपको ये भी याद होगा, ये भी मैंने शायद वीडियो में बताया, नहीं बताया तो देख लीजिए। वैसे मेरे को लग रहा है कि मैंने 5वें चैप्टर में, 6ठे चैप्टर में बताया था कि अगर इस तार में प्रत्यावर्ती धारा जारी है तो प्रत्यावर्ती धारा इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से समान रूप से बहेगी या फिर इसकी त्वचा से समान रूप से बहेगी, मतलब इसके ऊपरी आवरण से समान रूप से बहेगी। बताओ भाई, तो ये बात ध्यान में रखना। अगर प्रत्यावर्ती धारा है तो ऊपर से, सतह से, और अगर दिष्ट धारा है तो इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से समान रूप से बहती है। तो कुल मिलाकर के अभी हम प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो वो कहाँ से बहेगी? आंसर है सतह से बहेगी। इसका मतलब अगर हमें उच्च प्रत्यावर्ती धारा को प्रोवाइड करवाना है तो सतह भी ज़्यादा होनी चाहिए। सतह ज़्यादा होगी तो तार की मोटाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी क्या? बढ़ेगी। इसी कारण अगर आप गौर करेंगे ना बच्चों, तो फिर आजकल के जो तार आते हैं उनमें एक मोटे तार की अपेक्षा बहुत सारे पतले पतले छोटे तारों का उपयोग किया जाता है। देखो, एक मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये मैंने काटा नहीं था और मेरे को याद भी नहीं रहा, तो ये देखो, ये वायर जो यूज़ होता है, भगवान करे कैमरा जो है ना वो सही हो जिससे आपको पता चल सके। देखिए, अगर आप ये वायर देखोगे तो इस वायर में बहुत सारे छोटे छोटे तार हैं, कॉपर के, दिखाई दे रहे हैं। ये तो मेरे को काट देना चाहिए, मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं ये एग्जांपल दूंगा, इसलिए मैंने आप नहीं बता पाया। लेकिन आप गौर करोगे तो ये जो तार आप अपने घरों में देख लो, सप्लाई लाइन के अंदर आजकल हम यही तार का उपयोग कर रहे हैं। तो ये तार में बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले तार यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जा रही है इनमें। अब प्रत्यावर्ती धारा उच्च मान की होगी तो फिर आपको क्या चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा चाहिए तो क्या तरीका है? तार को क्या कर दो? पतला बना दो। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। एक तो ये मोटाई का तार है,
ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता चल गया, आप पाई आर स्क्वायर ज्ञात कर सकते हो। एक इसी तार के मटेरियल से आप छोटे छोटे पतले पतले तार बना दो, तो सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप जोड़ोगे तो वो इस मोटे तार के पृष्ठीय क्षेत्रफल से ज़्यादा होगा। जगह उतनी ही घेरेंगे, लेकिन उन पतले पतले तारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो इस मोटे तार के पृष्ठीय क्षेत्रफल से ज़्यादा होगा। ये बात ध्यान में रखना। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये त्वचिक प्रभाव पे काम करती है। मतलब त्वचिक प्रभाव मतलब त्वचा पर। त्वचा कहाँ होती है? ऊपर ही तो होगी, शरीर के अंदर जाती है तुम्हारी त्वचा। चलिए, तो ये त्वचिक प्रभाव पे काम करती है, स्किन इफेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में इसे, जिसके कारण ये सतह पर प्रवाहित होती है। तो सतह जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही अधिकतम धारा बह सकती है। इसके लिए आजकल बहुत पतले पतले तारों का संयोजन करके तार को बनाया जाता है, मूल तार को बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि प्रत्यावर्ती धारा त्वचिक प्रभाव पर कार्य करती है, अर्थात यह किसी चालकतार की कहाँ से सतह से प्रवाहित होती है। किसी चालक तार की कहाँ से? सतह से ये क्या होती है बच्चों? प्रवाहित होती है। ऑल राइट, चलिए, यही कारण है कि अब विद्युत तारों को बहुत सारे पतले तारों की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, ऑलराइट। अब इसके बाद में तीसरा आप देखोगे, प्रत्यावर्ती धारा ऐसे जाती है, प्लस का और फिर माइनस का। ठीक है, अब ये अगर हम किसी विद्युत चुंबक के बनाने की कोशिश करें, किसी चीज़ को, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को अगर हमें विद्युत चुंबक बनाना है, ठीक है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए अगर प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते तो हम बोलते हैं कि वो आधे चक्र में तो वो चुंबकित होता, वो विद्युत चुंबक चुंबक की तरह व्यवहार करता, और बचे हुए आधे चक्र में वो विचुंबकित हो जाता, मतलब उसका चुंबकित्व का गुण नष्ट होता, फिर वापस से वो चुंबकित होता और फिर वापस से वो विचुंबकित हो जाता। इसका मतलब ये है बच्चों, समझना इस चीज़ का, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज करो मैं किसी विद्युत क्रेन की बात कर रहा हूँ, है ना, और विद्युत क्रेन से अपन ने स्टील का कोई बड़ा सार की युक्ति को उठाना है। तो क्या हुआ, विद्युत क्रेन के अंदर हमने धारा दी प्रत्यावर्ती धारा देने से क्या हुआ, विद्युत क्रेन ने आधे चक्र के लिए तो उस स्टील की मोटी सार की परत को उठा लिया, स्टील या फिर अन्य लोहे की, मान लो आप, लोहे की मोटी सार की परत को क्या कर लिया, उठा लिया, क्योंकि वो चुंबक की तरह काम करी। नेक्स्ट आधे चक्र में उसने छोड़ दिया, फिर वापस से उसको चिपकाया और फिर वापस से छोड़ दिया। बताओ भाई, क्या वो क्रेन सही है? क्या है, आधी देर चिपका रही है, फिर छोड़ रही है, फिर चिपका रही है, फिर छोड़ रही है? नहीं भाई, ये तो खराब है। हमें तो ऐसा चाहिए कि वो क्रेन जो है वो उसे पहले तो चिपका ले, फिर जहाँ तक उसे हमें पहुँचाना है, गंतव्य स्थान तक, वहाँ तक वो उसे पहुँचाए और फिर उसको छोड़ दे। क्लियर है? तो हमें डीसी की आवश्यकता है, दिष्ट धारा की आवश्यकता है, प्रत्यावर्ती धारा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो विद्युत चुंबक को बनाने के लिए और विद्युत अपघटनीय प्रयोगों में किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो हम लिख सकते हैं विद्युत अपघटनी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग
तथा विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग नहीं कर सकते? प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। ये क्या थे? प्रत्यावर्ती धारा के गुण एवं हानियाँ थी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी बच्चों। चलिए, अब इसके बाद में अपन न्यूमेरिकल वाले पार्ट के ऊपर चलते हैं। आज न्यूमेरिकल करते हैं इसके, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ये न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आ गया ना बच्चों, तो इस चैप्टर का बेस पार्ट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि शुरुआत के जो 5 वीडियो आने वाले हैं, 5 से 6 वीडियो आएंगे, अगर ये समझ में आ गया तो ये मान लो कि चैप्टर आपके हाथ में है, फिर तो आप खुद ही पढ़ लोगे। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो सिंपल न्यूमेरिकल से मैं चालू करता हूँ, उसके बाद में अपन कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, या फिर सीरीज़ वाइज कर लेते हैं, वो मेरे लिए आसान रहेगा वीडियो में एडिट करना। देखिए, सबसे पहला उदाहरण संख्या 1.1 जो है वो ये है कि प्रत्यावर्ती धारा और धारा का मान आपको दिया हुआ है। देखो, आपको उदाहरण दिखाई दे रहा होगा। प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना दे रखा है उस सवाल के अंदर? उदाहरण संख्या 10.1 है। I बराबर I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी, ठीक है, के लिए वर्ग माध्य मूल धारा का मान ज्ञात करो। इस ये जो दे रखा है ना, इसके लिए आपको क्या ज्ञात करनी है? वर्ग माध्य मूल धारा। तो वास्तविकता में जब कोई आई की इक्वेशन ऐसी दी हुई हो तो ये क्या है बच्चों? शिखर मान है, औसत मान है, तात्क्षणिक मान है, कौन सा मान है ये? मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई इक्वेशन दी हुई हो साइन और कोस में, वो हमेशा तात्क्षणिक मान होता है। ठीक है, और तात्क्षणिक मान से कैसे निकालते हैं वर्ग माध्य मूल मान? तो सबसे पहले तो इसका क्या करो? वर्ग करो, फिर इसका क्या निकालो? माध्य निकालो, और फिर उसका क्या करो? वर्गमूल। यही तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला समझिए, I/R/MS बराबर क्या होगा? तात्क्षणिक मान का वर्ग, फिर उसका माध्य 0 से लेकर कैपिटल T dt, और भाग लगाया, और 0 से लेकर कैपिटल T और dt, माध्य हो गया। और फिर उसका क्या करना है? हमें वर्गमूल करना है। मैंने आपको पहले ही इस चीज़ को सॉल्व करना बताया था कि इसको सॉल्व करोगे तो कैपिटल T लिखोगे, बताया था। तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझना कैसे। ये तो नीचे आ रहा है ना, तो हमने बोला 1/कैपिटल T, ठीक है, फिर समाकलन 0 से लेकर कैपिटल T I² dt। यही तो है देवताओं। चलिए, अब मान रखो, बहुत सिंपल है बच्चों, घबराओ मत। इक्वेशन देख करके कभी नहीं घबराना चाहिए, वो सवाल उतना ही सिंपल होता है। ठीक है, चलिए काम करते हैं। तो हमने लिखा I/R/MS, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा, फिर क्या करेंगे? 1/T, फिर लिखेंगे समाकलन 0 से लेकर कैपिटल T, और I², I का मान क्या था? I1 कोस ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी, और इसका क्या बच्चों? वर्ग, और फिर क्या? dt। तो पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें सॉल्व करना है, वो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने लिखना है ऐसा, 1/T
शून्य से लेकर कैपिटल टी। अब होल स्क्वायर को सॉल्व करो। ए स्क्वायर मतलब I1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2AB प्लस 2A की जगह I1 कॉस ओमेगा टी और B की जगह I2 कॉस ओमेगा टी और फिर पूरे को क्लोज किया dt। ये तो है और 1/t चल रहा है, ठीक। चलिए अब सॉल्व करो इस चीज़ को बच्चों। थोड़ा सा तसल्ली रखना बच्चों, बहुत सिंपल है, ज़्यादा हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि करना क्या है। आंसर बहुत सिंपल आएगा इसका। देखना 1/t ऐसा का ऐसा, फिर समाकलन के निशान को इससे भी गुणा करो, इससे भी गुणा करो और इससे भी करो। तो आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बनाया और समाकलन लगाया, शून्य से लेकर कैपिटल टी। क्या भाई, I1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी और फिर dt इससे गुणा करो, प्लस इसको देखो शून्य से लेकर कैपिटल टी। क्या भाई, I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ पर क्या dt, प्लस मेरे पास में तो लाइन नहीं है, चलो मैं इस लाइन को कंटिन्यू करता हूँ। प्लस इस वाले को देखना है, समाकलन शून्य से लेकर कैपिटल टी। अब थोड़ा सा इसे समझिए, I1 और I2 को गुणा में लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल गुणा में लिख सकते हैं, I1 I2। फिर अंदर क्या रह गया 2, ओहो गलती करिए क्या भाई, ओके ये साइन था बच्चों। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, ब्रैकेट क्लोज और dt। हो गया ये काम। चलिए अब देखो, अब 2 स्टेप का और काम रहा है, ज़्यादा नहीं है। 1/t ऐसा का ऐसा, ये ब्रैकेट क्लोज भी तो करना था, 1/t ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर देखो जो नियतमान है उसे बाहर निकालो, तो हमने बोला I1 के स्क्वायर को बाहर निकाला, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में क्या करेंगे, समाकलन शून्य से लेकर कैपिटल टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी और dt। ऐसा ही तो बच रहा है, यही तो बच रहा है। ऐसा कैसा, I2 के स्क्वायर को बाहर निकालो, समाकलन शून्य से लेकर कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। फिर I1 और I2 को बाहर निकालो, समाकलन शून्य से लेकर कैपिटल टी। आप ये गौर करो, 2 साइन थीटा कोस थीटा या 2 कोस थीटा साइन थीटा या फिर 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या है साइन 2 थीटा, यही तो फॉर्मूला है। तो मैं लिख सकता हूँ साइन 2 और थीटा की जगह क्या आएगा ओमेगा टी और यहाँ पर आएगा dt। डन हो गया क्या? अब ये बहुत सिंपल है, बताओ भाई कैसे। इसका मान स्क्वायर का पद है और उसका समाकलन हो रहा है, क्या आता है t/2। बताया था नहीं बताया था? ऐसे ही वापस से साइन भी स्क्वायर के पद में ही है और इसका पूरे का समाकलन कितना है t/2। फिर साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, इन सभी का पूर्ण समाकलन कितना होता है 0। होता है नहीं होता, बताया था मैंने, लास्ट वाला वीडियो पूरा देखना, अच्छे से समझ में आएगा ये। इसका समाकलन मैंने बताया था कितना होता है t/2, इसका समाकलन t/2 और इसका समाकलन 0 है, पूर्ण चक्र के लिए 0 होता है। तो मान रखना है अब बस, सिर्फ और कुछ नहीं करना है। यही बोल रहा था कि डायरेक्ट वैल्यू पुट की जाती है। तो 1/t ब्रैकेट देखिए, तो ये हो जाएगा I1 का स्क्वायर गुणा t/2 प्लस इसके लिए I2 का स्क्वायर गुणा t/2 और उसका तो 0, और क्या 0 लिखने की आवश्यकता है? आंसर नहीं, छोड़ दो। t को क्या ले सकते हो आप, कॉमन ले सकते हो, या t/2 को आप कॉमन लो, तो क्या आएगा
1/t तो पहले से बाहर चल रहा था और t/2 और आ गया। अंदर क्या बच गया, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, t से t कैंसिल, 1/2 बचा गया। क्या आ रहा है, √1/2 I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। इतना सही आंसर है। तो घबराओगे नहीं ना तो ये सवाल बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और जो इक्वेशन को देख करके घबरा गए तो फिर तो क्या है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो ये था हमारा पहला सवाल। ये ही थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, हालांकि ये है नहीं। इसके बाद वाले जो सवाल हैं वो कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं आपके। मतलब आपने अब तक की थ्योरी को कितना समझा है, इससे आगे आने वाले सवाल आपको बताएंगे बच्चों। देखिए, नेक्स्ट है उदाहरण संख्या 10.2। ये क्या बोल रहा है, किसी 50 हर्ट्ज आवृत्ति के ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टा, देखो 50 हर्ट्ज आवृत्ति फिक्स 50 हर्ट्ज ज्यावक्रीय वोल्टा का वर्ग माध्य मूलमान VRMS कितना है, 200√2 ये वोल्ट। और इस तरीके से लेट सपोज करो किसी सवाल में 200√2 वोल्ट लिखा हुआ है, सिर्फ 200√2 वोल्ट ही लिखा हुआ है, तो वो हमेशा VRMS ही होगा। अगर शिखर मान देना होगा ना उसको बच्चों, तो वो इक्वेशन के अंदर देगा या फिर अलग से लिखेगा कि ये शिखर मान है। अगर लिखा हुआ नहीं है कि ये शिखर मान है तो आप उसे हमेशा कौन सा मान मानेंगे, वर्ग माध्य मूलमान ही मानेंगे। कहाँ गया, तो इसकी तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण t समय पर लिखो। हमें क्या निकालनी है, तात्क्षणिक वोल्टता क्या होती है, आंसर है Vm sin ωt या Vm cos ωt, ऐसा ही लिख सकते हैं। चलिए, बहुत सिंपल है। Vm कहाँ से निकालेंगे, VRMS से। आप सभी को पता है कैसे, चलो मैंने आपको बताया था, ऐसा कुछ बताया था। IRMS बराबर क्या होता है बच्चों, IM/√2 बताया था। इसी के तर्ज पे VRMS का फॉर्मूला है क्या भाई, ये होगा VM/√2। धारा है तो धारा, वोल्टता है तो वोल्टता। चलिए काम करते हैं। तो फिर ये क्या होगा, तो हमने लिख लेना है, देखिए ये हो जाएगा VRMS बराबर VM/√2। तो VM बराबर क्या हो जाएगा, √2 VRMS, फिर √2 ऐसा का ऐसा, VRMS का मान कितना है, 200√2। √2 को √2 से गुणा करेंगे 2, और 2 को 200 से गुणा करोगे कितना आएगा, 400 वोल्ट। VM का काम तो हो गया। अब निकालते हैं ओमेगा। देखिए, ओमेगा बराबर होता है बच्चों 2πf, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 2π ऐसा का ऐसा, f का मान 50, 2 गुणा 50 कितना हो गया, 100 पाई हो गया। क्या पाई का मान देखो 3.14, तो इसको मैं 314 लिख दूँ क्या। ओमेगा क्या होगा मात्रक, रेडियन पर सेकंड, यही तो होगा। कोण का मान तो रेडियन में और समय का मान सेकंड में, यही तो होता है। चलिए, तो अतः तात्क्षणिक मान V बराबर Vm sin ωt बराबर, Vm का मान कितना 400, साइन ओमेगा का मान कितना 314t, किसमें, वोल्ट में। पता चल गया क्या, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो ये बेसिक सवाल है बच्चों, ये आना ही चाहिए हमें ओमेगा पता होना चाहिए, हमें Vm पता होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल सिंपल था, ठीक है।
चलिए अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास में 10.3। 10.3 में क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान। देखो अब इक्वेशन दे रखी है, बहुत सिंपल, इक्वेशन वाले सवाल तो बहुत सिंपल होंगे। किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान V बराबर 400 साइन 100 पाई टी है, और वो भी वोल्ट में ही होगा। तो इस वोल्टता की आवृत्ति ज्ञात करो। अरे ये तो सवाल ही बहुत सिंपल हो गया। वोल्टता की आवृत्ति, तो हमने इसकी तुलना करी। हम बोलते हैं कि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी होता है। तो बताओ भाई, T तो यहाँ पर आ ही रहा है, तो ओमेगा का मान किसके बराबर हुआ? तुलना कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? इतना तो सीखा ही है ना 10वीं 11वीं के अंदर। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया बच्चों, 100 पाई हो गया। ओमेगा को लिखते हैं क्या, 2 पाई एफ बराबर क्या, 100 पाई। पाई से पाई जाता रहा, 2 से इसको काटोगे कितना आएगा, 50। एफ का मान कितना, 50 हर्ट्ज। निहायत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलिए अब देखिए 10.4 10.4। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान कितना है बच्चों, 5 एम्पियर। यदि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा मीटर और दिष्ट धारा मीटर जोड़े हों तो उनके पाठ्यांक क्या होंगे। तो पहली बात तो मैं आपको देखो साफ साफ बता चुका हूं, प्रत्यावर्ती धारा मीटर मतलब तप्त तारा मीटर, वो हमेशा कौन से मान को नापते हैं, शिखर मान को नापते हैं या फिर वर्ग माध्य मूल मान को। बच्चों बताया था, लिखाया था, सदैव वर्ग माध्य मूल मान को नापेंगे। कौन, प्रत्यावर्ती अमीटर या फिर प्रत्यावर्ती वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अगर हम बोलें तो हम इसे कुछ ऐसा बोलेंगे कि प्रत्यावर्ती, समझिएगा, प्रत्यावर्ती अमीटर का पाठ्यांक वो हमेशा कौन सा पाठ्यांक लेगा, आंसर है VRMS लेगा। सॉरी, धारा का देखना है हमें तो IRMS लिखो। IRMS बराबर क्या होगा, IM/√2 या फिर वो 0.707 कर दीजिएगा। मैं तो बोलूँगा कि यही रखो, ये ज़्यादा सही है भाई। 5/√2 और मात्रक एम्पियर, खत्म किस्सा। ठीक है, चलिए फिर दूसरा किसका पाठ्यांक, दिष्ट धारा अमीटर का। दिष्ट धारा अमीटर मैंने बताया था बच्चों, अगर दिष्ट धारा अमीटर लगाओगे स्रोत के साथ में, कौन से स्रोत के साथ में, प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ में, बताओ रीडिंग कितनी आएगी, कितनी, 0। बताया था, नहीं बताया था? क्यों 0 आएगी, जड़त्व के गुण के कारण, संकेतक के जड़त्व के गुण के कारण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उसकी रीडिंग कितनी, 0 लिखोगे। ये अच्छा सवाल था ये। ओके, तो इतना ही सॉल्व करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला देखें 10.5। यदि किसी आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि किसी परिपथ में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, देखो वोल्टता का इस बार वर्ग माध्य मूल मान दे रखा है VRMS कितना, 220 वोल्ट। तो वोल्टता का शिखर मान क्या होगा, ये लो देवताओं, VRMS बराबर क्या होता है, Vm/√2 होता है। तो वोल्टता का शिखर मान क्या होगा, √2 को किससे गुणा करोगे, VRMS से। √2 ऐसा का ऐसा, VRMS का मान 220। ये तो बताओ सोल्व कर चुके हैं अपन, कितना, 311 वोल्ट लिखाया था, नहीं लिखाया था, लिखाया था ना। चलिए तो उतार दीजिएगा, तो बहुत सिंपल था। चलिए अब अगला सवाल है 10.6। प्रत्यावर्ती धारा मीटर में, देखो 10.6 वाला सवाल देखें। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान है, धारा का मान
I बराबर 3 sin 2πt एम्पियर। ये ए का मतलब यहाँ पे साइड में क्या है बच्चों, एम्पियर है। ठीक है, ज्ञात करें, क्या ज्ञात करने, धारा का वर्ग माध्य मूलमान और t बराबर 1/2 सेकंड पर धारा का तात्क्षणिक मान। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले धारा का वर्ग माध्य मूलमान, तो इसकी थोड़ी सी तुलना करें। पहले तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं कि हमारे लिए इक्वेशन क्या है। तो हमने बोला कि हम जानते हैं कि I बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे साइन है तो आप साइन ही लिखेंगे, Im sin ओमेगा टी। अगर आप इससे तुलना करके देखते हैं ना तो आपको पहली चीज़ क्या मिलती है, शिखर मान। Im बराबर कितना, 3 एम्पियर। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या मिलती है, साइन की जगह साइन नहीं है, टी की जगह टी है, तो ओमेगा की जगह कौन है भाई साहब, 2 पाई है। तो हमने लिखा ओमेगा बराबर 2 पाई मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड। डन। चलिए अब क्या बोल रहा है वो, सबसे पहली चीज जो सवाल में पूछी गई है, धारा का वर्ग माध्य मूलमान IRMS। IRMS क्या होगा, Im बटा √2, यही तो है। चलिए Im का मान कितना, 3, उसमें भाग किसका लगेगा, √2 का, मात्रक लिखोगे क्या, एम्पियर। खत्म। फिर इसके बाद में वो क्या बोल रहा है, 1/2 सेकंड पर धारा का तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान की तो इक्वेशन यही होती है, कितने समय पर, कितने समय पर, t बराबर 2 सेकंड पर। निकालो भाई, मान रखो जो t का मान है वहां पर, और कुछ नहीं करना। 3 sin 2π, t की जगह कितना, 1/2, बस इतना ही। 2 से 2 जाता रहा, क्या बच गया, sin पाई। sin पाई मतलब 180, sin 180, sin 180 का मान कितना, 0, टोटल मान कितना, 0। ठीक है, सिंपल था। चलिए अगला और आज का अंतिम, और ये जो 10.7 वाला क्वेश्चन है ये RBSC बोर्ड का सवाल है बच्चों। तो सवाल को अच्छे से पढ़ें, आपको आ गया हो तो बहुत बढ़िया। सवाल दिखाई दे रहा है, सवाल को पढ़ लो बच्चों, है ना, समझो इसको। देखिए क्या है ये, 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को 0 से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। 10.7 क्या बोल रहा है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा, उसे 0 से अधिकतम मान तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है। तो पहले तो प्रत्यावर्ती धारा को समझो भाई, प्रत्यावर्ती धारा ऐसे होती है ना, तो ये पूरा आवर्तकाल कैपिटल T, आधा आवर्तकाल T/2 और ये वाला आवर्तकाल T/4। 0 से अधिकतम मान तक, 0 से अधिकतम मान तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है भाई, T/4 समय लग रहा है। वो आपसे क्या पूछ रहा है, T/4 का मान ज्ञात करो, और कुछ नहीं पूछ रहा। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, T/4 का, बस T/4 को पूछने का तरीका चेंज कर दिया। क्या बोल रहा है, 0 से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय कितना था, T/4। आप लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा को 0 से अधिकतम मान तक पहुंचने में T/4 समय लगेगा, और कैपिटल T लिखना, पता चले स्मॉल t लिख करके आ जाओ, जहां कैपिटल T आवर्तकाल है। ठीक है, तो लगने वाला समय स्मॉल t बराबर कितना बच्चों, T/4। अब आवर्तकाल क्या होता है, 1/आवृत्ति, मैंने तो कभी यही पढ़ा था, तो ये हो जाएगा 1/आवृत्ति और गुणा होगा किससे, 4 से। मान रखो आवृत्ति का मान 50 गुणा क्या, 4, क्या हो जाएगा भाई, 1/200। 1/200 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा 10 की घात 2, ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1/2, 0.5 हो गया क्या, 0.5 गुणा 10 की घात -2 सेकेंड। आप चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, 0.0005 सेकेंड।
इतने से टाइम में वो शून्य से कहाँ पे पहुँच जाएगी, अपने अधिकतम मान पर। बहुत जल्दी है, देखो 1 सेकंड भी नहीं लगी। अरे 1 सेकंड से तो पता नहीं कितना गुना कम है। ठीक है, तो सोचिए कि प्रत्यावर्ती धारा किस हिसाब से काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल थे, बेसिक थे, लेकिन कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिए बच्चों, आगे आने वाले न्यूमेरिकल तो हलवा है, और हलवा खाने में अच्छा ही लगता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो लगातार इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलें कि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी पार्ट में दिक्कत है तो वो भी बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।